गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आज 10 वर्ड्स फिर से नए पढ़ेंगे, उसके बाद हम आज वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल वर्ब के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, लेकिन नॉन फाइनेट्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो आज हम नॉन फाइनेट्स वर्ब क्या होती है, उनके कितने पार्ट होते हैं, किस किस तरह से उनकी आइडेंटिटी होती है, कैसे पहचानेंगे, ये सारे पॉइंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले 10 नए वर्ड्स जानेंगे, फिर से उनका यूज करेंगे, सेंटेंस में डालेंगे और आगे एग्जाम के दृष्टिकोण से उनको हम लगातार प्रैक्टिस में लाते रहेंगे, जिससे हमें जरूरत के समय अच्छे से याद रहे, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो सबसे पहले 10 वर्ड्स जानते हैं, जल्दी से नजर डालते हैं टाइम वेस्ट करते हुए। पहला वर्ड लिखा हुआ है एड्यूस। एड्यूस का मतलब मेंशन करना, प्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना, दिखाना, उल्लिखित करना, कहीं पर सामने लेके आना, वही कहलाता है हमारा एड्यूस। एड्यूस का मतलब है सिनोनिम हो गया अटेस्ट, जैसे प्रमाणित कर देना कि हाँ क्लियर हो गया, लोगों के सामने आ गया, या प्रेजेंट कर देना, लोगों के सामने मौजूद हो गया, या कोई चीज मेंशन करना। ये सारी चीजें मेंशन, अटेस्ट, प्रेजेंट, ये सब आपके एड्यूस के सिनोनिम्स होते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके पास लिखा हुआ सामने एग्नेट। याद रखिएगा, एग्नेट का मतलब पैतृक या जो हमारे पूर्वजों से हमें मिलता है, जिसे हम बोलते हैं सदगोत्र, गोत्र से। दैट्स मीन जो हमारी जेनेटिक चीजें होती हैं धरोहर के रूप में मिल जाती है, हेरिटेज के रूप में मिलती है, वही कहलाता है एग्नेट, पैतृक। दूसरा जो इसका सिनोनिम लिखा हुआ है दैट इज कॉग्नेट। याद रखिएगा, एग्नेट, कॉग्नेट जो हमें अपने पूर्वजों से मिलती है, पिता से हमें मिली, तो जो पैतृक चली आती है, हेरिडिटरी, जिसे आनुवंशिक कुछ लक्षण होते हैं, तो कुछ आनुवंशिकी के तौर पर हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज आती है, ऐसे ही जो चीज हमें पैतृक मिलती है वो कहलाता है एग्नेट। आगे एक वर्ड लिखा हुआ है एडुलेशन। ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा। एडुलेशन का मतलब किसी की तारीफ ज्यादा करना, चापलूसी करना, हाँ में हाँ मिलाना, खुशामद करना, वही कहलाता है आपका फानिंग, या जिसे हम बोलते हैं फ्लैटर। फ्लैटरी होती है, फ्लैटर का चापलूसी करना, हाँ में हाँ मिलाना, अधिक प्रशंसा करना, तो वही फ्लैटरी, चापलूसी या फानिंग जिसे कहते हैं, वही होता है हमारा एडुलेशन। याद रखिएगा। अगला वर्ड है एप्रोबेशन। याद रखिएगा, अच्छा वर्ड, एक नया वर्ड है एप्रोबेशन। एप्रोबेशन में होता है किसी कार्य के लिए सहमत हो जाना, अनुमोदन कर देना, मंजूरी दे देना, जिसे हम लोग अप्रूवल बोलते हैं, अप्रूवल मिल जाना, वही हमारा कहलाता है कॉन्सेंट। सहमत हो जाना, सहमति अपनी दे देना, एग्री हो जाना किसी कार्य के लिए, अप्रूवल मिल जाना, वही होता है मंजूरी, अनुमोदन या एप्रोबेशन। याद रखिएगा। आगे एक नया वर्ड दिया गया है एसिमिलेट। एसिमिलेट का मतलब की तरह बना देना, एक समान दिखाई देना, जैसे रिसेंबल कर देते किसी चीज को जोड़ करके, तो वहां पर अलग अलग चीज जुड़ करके एक बन जाती है, लेकिन यहाँ मतलब एक जैसा दिखाई पड़ना। अलाइक, अलाइक का मतलब भी होता है एक तरह दिखाई पड़ना। इम्बाइब, इम्बाइब का मतलब उसी के जैसा सदृश दिखाई पड़ना, तो सिनोनिम हो गया इम्बाइब या अलाइक। एसिमिलेशन इसी से बनता है एसिमिलेशन, जो एसिमिलेट है इसी से बनता है एसिमिलेशन। आगे देखिएगा, एक अगला वर्ड दिखा हुआ है बिसीच। ये तो आपने वर्ड सुना होगा, अक्सर बोला जाता है। बिसीच का मतलब किसी से हम्बल रिक्वेस्ट करना, अनुरोध करना, हाथ जोड़ करके विनती करना, वही कहलाता है हमारा इम्प्लोर या रिक्वेस्ट या प्लीड, जिससे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की जाती है, अनुरोध किया जाता है, तो वो अनुरोध करना, हाथ जोड़कर विनती करना, विनम्रता से कोई चीज कहना, वही होता है हमारा इम्प्लोर या प्लीड या रिक्वेस्ट। याद रखिएगा। अगला वर्ड आपके सामने बोर्ड पर है ब्लाइट। ब्लाइट का मतलब होता है किसी के लिए अपशब्द बोलना, किसी के लिए बुरी भावना रखना, जिसे अभिशाप कह सकते हैं, या दुर्व्यवहार करना ये कह सकते हैं कि उसके प्रति हमारे मन में कुछ ऐसी भावना है जिससे वो उसका कोई नुकसान हो। ये जब सेंस आता है तो ब्लाइट कहलाता है। इसका सिनोनिम स्काउज, कर्स या बेन, ये भी हो सकता है। बेन का मतलब अभिशाप, गलत विचार रखना, उसके प्रति कुछ गलत बोलना। आगे एक वर्ड दिया गया ब्रियो। याद रखिएगा, छोटा सा वर्ड है ब्रियो, लेकिन ब्रियो का मतलब जीवट, इसके अंतर्गत सजीवकता पाई जाए, उसके अंतर्गत प्रबलता है या बहुत ऊर्जावान है, वही कहलाता है हमारा विगर। याद रखिएगा, ब्रियो, ब्रियो का मतलब प्रबलता, जीवंतता जिसके अंदर पाई जाए, बहुत ज्यादा ऊर्जावान होता है, एंथुसियाज्म जिसे बोलते हैं,
तो वही होता है विगर, याद रखिएगा। अगला एक वर्ड लिखा हुआ है बर्निश। बर्निश का मतलब होता है चमकना, झलकना। चिंगारी से कह सकते हैं कि तेज चमक होना, झलकना, ज्यादा तेज दिखाई पड़ना, वही होता है हमारा बर्निश या ग्लेज, या जिसे हम शाइन कह सकते हैं। शाइन का मतलब भी होता है चमकना। तो ग्लेज, शाइन, स्पार्कल, चिंगारी या चमकना, ये हमारा होता है बर्निश, याद रखना। और लास्ट वर्ड है बज, याद रखिए BUDGE। यहाँ पर डी का प्रोनाउंसिएशन साइलेंस रहता है, याद रखिएगा। इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता, डी साइलेंस रहता है। तो इस कंडीशन में अब देखिए एक पॉइंट याद रखना, जहां पर भी डी के बाद जी आता है, डी के बाद अगर किसी भी वर्ड में डी के तुरंत बाद में जी आता है, बीच में कोई भी दूसरा वावेल नहीं, तो उस कंडीशन में जी का प्रोनाउंसिएशन होता है मोस्टली डी साइलेंट रहता है, याद रखिएगा। यहां पर भी बज, बज का मतलब स्थान परिवर्तित कर देना, इधर उधर कर देना, हटा देना, डिगाना, उसकी जगह बदल देना, हिलाना डुलाना, ये हमारा कहलाता है मूव करना, प्रोपेल कर देना, ये बज, याद रखिएगा। तो बज का मतलब होता है शिफ्ट कर देना, इधर से उधर रख देना, मूव कर देना, इधर से उधर कर देना, स्टीयर, इधर उधर हिलाना, हटा देना, जगह परिवर्तित करना, वही कहलाता है हमारा बज। सिनोनिम हो गया प्रोपेल, स्टीयर, मूव, शिफ्ट। तो ये 10 वर्ड हैं, आपको फिर से इन्हें अच्छे से तैयार करना है, याद कर लेना है, रिपीट करना है, बार बार इनको दोहराना है, सेंटेंस में डालना है, दिन में कई बार यूज करेंगे, तभी आप इन वर्ड्स को अच्छे से अपने आप में याद रख पाएंगे। अदरवाइज एक दो बार पढ़ने से सब कुछ याद नहीं हो जाता है। कुछ चीजें होती हैं तो ठीक है रट ली जाती है, लेकिन बार बार जब आप इनको पढ़ेंगे, रिपीट करते चलेंगे, उस कंडीशन में आप इनको बिना किसी कंफ्यूजन के याद रख पाएंगे। तो 10 वर्ड्स फिर से आपके सामने, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे वर्ब में नॉन फाइनाइट्स के बारे में। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। वर्ब के बारे में हम लोगों ने सब पढ़ लिया है, जितने भी हमने वर्ब के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे सारे पॉइंट्स बता दिए थे, वर्ब का क्लासिफिकेशन भी बताया था, और एक तरफ से सारे पॉइंट्स वर्ब के क्लियर किए थे। कई क्लासेस मैंने वर्ब की बताई थी, 8-9 लेक्चर हुए थे, इंपॉर्टेंट जितने भी थे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले, और प्लेलिस्ट पे जाकर के देखे जाके वहां पर उसको सारे वर्ब्स के जितने भी पॉइंट्स हैं एक तरफ से सब बताए गए कि किसका किस कंडीशन में प्रयोग होता है, कहां पर वर्ब सिंगुलर, प्लूरल, जितने भी वर्ब से रिलेटेड एरर्स होने की पॉसिबिलिटी होती है, उन सारे पॉइंट्स को क्लियर किया गया है। अब हम वर्ब का क्लासिफिकेशन पढ़ तो चुके हैं, एक बार जल्दी से बता देते हैं। उसके बाद फिर हमारा जो पढ़ने का मेन पॉइंट है वो है नॉन फाइनाइट। तो वर्ब को अगर डिवाइड किया जाए तो वर्ब को हम लोग डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट में। एक होता है हमारा फाइनाइट और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट। तो ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट हमें पढ़ना है। फाइनाइट क्या होता है, नॉन फाइनाइट क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं एग्जांपल यहां पर लिख रहा हूं, ही wants to go, फिर मैंने यहां पर लिखा I want to go, फिर यहां पर मैंने लिख दिया she wanted to go। अब ध्यान समझिएगा, ही सिंगुलर है, wants लिख दिया, I प्लूरल है, तुरंत want हो गया। जबकि दोनों में समानता क्या, दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस हैं, दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं, सिर्फ सब्जेक्ट का पर्सन बदल गया। ये थर्ड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए वांट्स लिखा है, ये प्लूरल माना जाता है इसलिए वांट लिखा है। यहां पर देखिएगा, अब यहां पर हमारा टेंस बदल गया, हम यहां पर सब्जेक्ट भी बदला है, लेकिन अगर यहां सब्जेक्ट हम सेम कर दें, आई वांटेड टू गो, तो अब यहां पर सब्जेक्ट तो सेम है लेकिन सेंटेंस का टेंस बदल गया। तो आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के नंबर पर्सन बदलने से या सेंटेंस का टेंस बदलने से वर्ब बदल रही है, यही है आपकी फाइनाइट वर्ब। तो यहां से निकल के ये आया कि जो वर्ब सब्जेक्ट का नंबर या पर्सन बदलने से या सेंटेंस का टेंस बदलने से अपने फॉर्म में परिवर्तन कर लेती है, वही कहलाती है आपकी फाइनाइट वर्ब। याद रखिएगा, फाइनाइट वर्ब का मतलब है कि द वर्ब्स, वो क्रियाएं
दैट मेक अ चेंज, जो परिवर्तन कर लेती हैं, कब? व्हेन वी चेंज द टेंस ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का टेंस बदल देते हैं, और द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट का नंबर या पर्सन बदल देते हैं। जब हम लोग सब्जेक्ट का नंबर या पर्सन बदल देते हैं तो वर्ब बदल जाए, अपना फॉर्म बदल ले या टेंस बदल ले, तो ये होती है आपकी फाइनाइट। वहीं पर आप आगे नजर डाले तो तीनों सेंटेंस में टू गो और टू गो यही लिखा है। तो जिन वर्ब्स में सेंटेंस के सब्जेक्ट बदलने का या टेंस बदलने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वही कहलाती है हमारी नॉन फाइनाइट। याद रखिएगा, सेंटेंस का टेंस बदलने से, सब्जेक्ट का नंबर या पर्सन बदलने से वर्ब में कोई इफेक्ट ना पड़े, वर्ब की वो फॉर्म कहलाती है नॉन फाइनाइट फॉर्म। याद रखिएगा, और ये हो गई फाइनाइट फॉर्म। क्लियर? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, तो वर्ब फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, मेन पॉइंट सब्जेक्ट का नंबर या पर्सन बदलने से वर्ब का फॉर्म बदल जाए, फाइनाइट, और उस सब्जेक्ट का नंबर पर्सन बदलने से, सेंटेंस का टेंस बदलने से वर्ब में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, नॉन फाइनाइट। अब हम लोग नॉन फाइनाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा कि आपका जो नॉन फाइनाइट है, उस नॉन फाइनाइट को भी क्लासिफाइड किया गया, इसका भी क्लासिफिकेशन है, और अगर इसका क्लासिफिकेशन किया जाए तो इसको भी 3 पार्ट में बांटा गया है। याद रखिएगा, पहला हो गया है आपका इंफिनिटिव, दूसरा हो गया आपका जीरंड, और तीसरा हो गया आपका पार्टिसिपल। याद रखिएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंफिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। इंफिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। स्पेशली अगर देखा जाए तो इंफिनिटिव का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगना। इंफिनिटिव का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगना। जीरंड का मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और पार्टिसिपल में 3 पार्ट है इसमें भी। अब अगर इंफिनिटिव को भी दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, तो याद रखिएगा इंफिनिटिव को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक इंफिनिटिव है विथ टू, और दूसरा इंफिनिटिव है विदाउट टू। मैंने बोला क्या कि इंफिनिटिव का मतलब होता है, इंफिनिटिव का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाना। लेकिन कुछ ऐसी हैं जहां पर टू लगता है, और कुछ ऐसी हैं जहां पर टू नहीं भी लगता है, लेकिन है दोनों इंफिनिटिव। जीरंड का मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म। पार्टिसिपल को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। याद रखिएगा, एक हो गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा हो गया आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। याद रखिएगा, पहले तो नॉन फाइनाइट्स का ये क्लासिफिकेशन, नॉन फाइनाइट्स इंफिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। इंफिनिटिव का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का यूज करना, जीरंड का मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और पार्टिसिपल में 3 पार्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ध्यान से समझिएगा। कभी कभी ऐसा होता है, अब इन दोनों में एक सिमिलरिटी भी है। क्या सिमिलरिटी है? वो क्रियाएं और इनके अर्थ में ना, नी या ने निकलेगा, और जीरंड में भी ना, नी या ने का सेंस निकलेगा। याद रखिएगा, जब वर्ब की इंफिनिटिव फॉर्म लिखी होगी या वर्ब की जीरंड फॉर्म लिखी होगी, उस कंडीशन में दोनों वर्ब के हिंदी अर्थ में ना, नी या ने, ना, नी या ने दोनों में निकलेगा। क्लियर? याद रखिएगा, कहीं पर टू के साथ इंफिनिटिव आएगी, कहीं पर विदाउट टू आएगी। क्लियर? बात आती है पार्टिसिपल में, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल इसका मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब है हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद रखिएगा, क्या हो गया? आईएनजी फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, या
जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा तो उस कंडीशन में पैसिव वॉइस में यहां पर आता है हैविंग बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद रखिएगा, ये एक्टिव वॉइस में और ये पैसिव वॉइस में। इधर अगर बात कर दी जाए तो जो टू के साथ है तो ये भी दो चीजें, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये एक्टिव वॉइस है और टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये पैसिव वॉइस है। ये एक्टिव वॉइस और ये आपका होता है पैसिव वॉइस। याद रखिएगा, ये हमारा नॉन फोनेटिक्स का क्लासिफिकेशन, इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगना, जिरंड का मतलब आईएनजी फॉर्म, पार्टिसिपल के तीन पार्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, विद टू, विदाउट टू। क्लियर? मोस्टली विद टू होता है लेकिन विदाउट टू भी कहीं कहीं पर कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहां पर इन्फिनिटिव आएगी तो, लेकिन टू नहीं लगता। जैसे मोस्टली मॉडल वर्ब के साथ, वर्ब की सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू नहीं लगेगा। मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर हम आर टू और यूज्ड टू को हटा दे तो, आर टू और यूज्ड टू हटा दे तो वहां सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वहां पर टू नहीं लगता है। और भी कई कंडीशन है जो पॉइंट्स कौन कौन से इन्फिनिटिव, इनके सबके हम अलग अलग यूज पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन, इन सबके यूज पढ़ेंगे। जैसे लेट के बाद आने वाले वर्ब में टू नहीं लगता है, और ऐसे कई वर्ब्स हैं जिनके बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा, कुछ ऐसी वर्ब्स जिनके बाद जिरंड का ही यूज होता है, कुछ जगह टू कंपलसरी है, कुछ जगह नहीं लगेगा। सारे पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले तो हमारा ये हो गया क्लियर, इसको आप समझिएगा ध्यान से। जिरंड वर्ब की एनजी फॉर्म होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब की एनजी फॉर्म होती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी पढ़ेंगे। ये हमारा पहले आपको क्लासिफिकेशन था, इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग इसके कुछ एग्जांपल से आपको क्लियर कर देते हैं कैसे बनेगा इन्फिनिटिव, कब जिरंड, क्या पार्टिसिपल। जल्दी से नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? चलिए अब एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम एक एग्जांपल लिख दें, एक एग्जांपल हमारे पास लिखा हुआ है अलाउ मी टू गो, और दूसरा में यहां पर एग्जांपल लिख दें लेट मी गो। क्लियर? अलाउ मी टू गो और यहां पर लिख दिया जाए लेट मी गो। अलाउ दोनों इंपरेटिव सेंटेंस है, दोनों अनुमति दे दीजिए भी मुझको टू गो जाने की, जाने ने का सेंस निकला, मुझे जाने की परमिशन दे दीजिए, जाने की अनुमति दे दीजिए, मतलब अर्थ अलग होगा, मुझे जाने दीजिए। लेट मी गो, मुझे जाने दो या मुझे जाने दीजिए। यहां पर टू गो, टू के साथ है, यहां पर गो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जबकि है दोनों आपकी इन्फिनिटिव। दोनों जगह इन्फिनिटिव है, बट एक जगह विथ टू, एक जगह विदाउट टू। विदाउट टू को हम बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव। ये इसी हम कह सकते हैं बेयर इन्फिनिटिव। तो बेयर इन्फिनिटिव का मतलब, बेयर इन्फिनिटिव का मतलब कि सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू नहीं लगेगा। क्लियर? याद रखिएगा, यहां पर टू लगा है, यहां पर टू नहीं लगा है। दूसरा लिख दिया जाए, जैसे इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप। इट इज टाइम, समय हो गया है, कहेगा दुकान बंद करने, दुकान बंद करने का समय हो गया है। और दूसरा एग्जांपल लिख दिया जाए, इसी का हम पैसेज बना दे, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड, टू बी क्लोज्ड, और यहां पर टू क्लोज। कुछ अंतर समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? अभी मैंने बोला था एक्टिव वॉइस में होता है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पैसिव वॉइस में होता है टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा इन्फिनिटिव पैसिव वॉइस में, और यहां पर जो इन्फिनिटिव है वो किस में दिया गया है? एक्टिव वॉइस में। क्लियर? याद रखिएगा, एक्टिव वॉइस में इन्फिनिटिव का प्रयोग किया गया है, पैसिव वॉइस में प्रयोग किया गया है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाकर इन्फिनिटिव बनता है। कभी कभी टू के साथ इन्फिनिटिव आता है, कभी कभी विदाउट टू आता है। विदाउट टू आता है तो वो कहलाता है बेयर इन्फिनिटिव, और ये इन्फिनिटिव विथ टू या इन्फिनिटिव विदाउट टू।
एक्टिव वॉइस में तो इस तरह से आता है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन वही जब पैसिव वॉइस में इंफिनिटिव का यूज होता है तो टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में। क्लियर, याद रखिएगा। देखते आगे। अब हम बात करें अगर जीरंड की, तो अगर जीरंड की बात करें तो जीरंड का मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब देखिए यहां पर मैंने लिखा वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। आई लाइक रीडिंग बुक्स, वॉकिंग टहलना इज है गुड फॉर स्वास्थ्य के लिए अच्छा, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। आईएनजी टहलना, आई लाइक मैं पसंद करता हूं, रीडिंग पढ़ना, बुक्स। कुछ क्लियर हो रहा है या एक जगह एक एग्जांपल और लिख दें हम। ही, जैसे यहां पर आई लाइक, तो लाइक के साथ में आता है तो वहां पर भी आएगा। यहां पर याद रखिए लाइक के साथ तो बहुत सारे हम डिटेल में जब पढ़ेंगे जीरंड में तब आपको बताएंगे कि किस किस कंडीशन में हमें जीरंड का ही प्रयोग करना है और किस कंडीशन में हमें इंफिनिटिव का यूज करना है। तो वॉकिंग ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह है, ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह है, ठीक, याद रखिएगा। और एक अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे लिख दिया जाए ही इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग्स, ही इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, वो शौकीन है, काय का शौकीन है, सिंगिंग गीत गाने का। ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह, यहां पर ऑब्जेक्ट की जगह, यहां पर कॉम्प्लीमेंट की जगह। तो जीरंड का प्रयोग किसी भी तरह के हो सकता है, लेकिन आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब का कार्य नहीं करेगी, सब्जेक्ट के लिए मेन वर्ब का कार्य कभी नहीं करेगी। अगर सब्जेक्ट के लिए मेन वर्ब का कार्य करने लगी तो वो पार्टिसिपल कहलाती है। याद रखना, प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आईएनजी फॉर्म होता है, जीरंड में भी आईएनजी फॉर्म होता है। बस अंतर कितना है कि जीरंड कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के लिए मेन वर्ब का कार्य नहीं करेगी, वो हमेशा या तो सब्जेक्ट के तौर पर खुद लिखी जाएगी, या तो ऑब्जेक्ट के तौर पर लिखी जाएगी, या तो कॉम्प्लीमेंट के तौर पर लिखी जाएगी, और उसके अर्थ में ना, नी या ने जरूर निकलेगा। जैसे इंफिनिटिव में ना, नी का अर्थ निकलता है, ऐसे यहां पर भी ना, नी का अर्थ निकलेगा। क्लियर, आगे देखते हैं। अब आती है बात पार्टिसिपल की। तो पार्टिसिपल के हमने पढ़े 3 पार्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल देखिए, यहां पर मैं ये जीरंड लिखा हूं, अब मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की एग्जांपल लिख रहा हूं, ध्यान समझिएगा और अंतर समझिएगा। ही इज रीडिंग ए बुक, ही इज रीडिंग अ बुक। देखिए आई लाइक मैं पसंद करता हूं, क्या, पढ़ना, ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट है, और ये सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर, यहां पर भी रीडिंग आया, लेकिन ये सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह कार्य कर रही है, हेल्पिंग वर्ब के साथ सब्जेक्ट की मेन वर्ब है, कोई कार्य जारी है कि ही इज रीडिंग ए बुक, वो एक किताब पढ़ रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किस तरह से होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए मेन वर्ब की तरह भी होता है, और दूसरा प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। जैसे ही सा ए बर्निंग हाउस, उसने एक घर देखा, कैसा घर देखा, जलता हुआ। घर को क्वालिफाई कर रहा है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का भी कार्य करता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल मेन वर्ब का भी कार्य करता है। एक एग्जांपल और लिख दे, खूब आपने सुना होगा, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। कैसे कुत्ते, भौंकने वाले, भौंकने वाले कुत्ते कभी कभी काटते हैं या बहुत कम काटते हैं। तो बार्किंग डॉग्स, डॉग्स को क्वालिफाई कर रहा है, उसके पहले लगा एडजेक्टिव की तरह, घर को क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव की तरह, और यहां पर मेन वर्ब की तरह। तो इस कंडीशन में ये आपकी क्या हो गई,
प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर? ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, ध्यान से समझिएगा। मैंने जीरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में अंतर बताया है कि दोनों में क्या अंतर है। पहले ने देखा क्या है, वॉकिंग स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, जीरेंड सब्जेक्ट का कार्य कर रही है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का कार्य कर रही है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का कार्य कर रही है, ये हमारा हो गया जीरेंड। लेकिन जो हमारा इन प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो मेन वर्ब का कार्य करती है, एडजेक्टिव का भी कार्य करती है। ये डिफरेंस है। इसमें ना नी ने का अर्थ निकलेगा, जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल में कहीं पर ना नी ने का अर्थ नहीं निकलेगा। वो एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा, तो जिस नाउन को क्वालिफाई करेगा उसके तुरंत पहले। क्लियर? और या तो फिर सब्जेक्ट के मेन वर्ब ग्रुप में कार्य करेगा। क्लियर हो गया? आप इसको जल्दी से समझिएगा, एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। अब हमारे पास बचा पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो देखिएगा पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का कैसे यूज होता है, उसको भी आप ध्यान से समझिएगा। देखिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल समझिएगा ध्यान से, पास्ट पार्टिसिपल के एग्जाम्पल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस सेंटेंस में भी यूज होती है। कहां पर? किसी भी टेंस का परफेक्ट सेंटेंस हो। जैसे लिख दिया जाए, ही हैज सोल्ड हिज कार, उसने अपनी कार बेच दी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा पैसिव वॉइस में भी लिखा जाता है, लिख दिया जाए, he was beaten by राहुल, उसे पीटा गया। किसके द्वारा? राहुल के द्वारा। ये भी थर्ड फॉर्म है, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस, याद रखिएगा। तीसरा पास्ट पार्टिसिपल एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब ग्रुप में थर्ड फॉर्म है, कोई कार्य किसी ने किया। पैसिव वॉइस में किसी के द्वारा काम हुआ, तब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। दूसरा एक्ट से जो हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है, ये एडजेक्टिव की तरह भी कार्य करता है उस कंडीशन में वो जिस नाउन को क्वालिफाई करेगा उसके पहले लिखा जाता है। उस कंडीशन में जिस नाउन को क्वालिफाई करेगा उसके पहले लिखा जाता है। ए टायर्ड मैन वाज सिटिंग अंडर द ट्री। टायर्ड मैन वाज सिटिंग अंडर द ट्री। कैसा आदमी? थका हुआ आदमी पेड़ के नीचे बैठा था। ही सोल्ड हिज ब्रोकन साइकिल। कैसी साइकिल बेच दी? ब्रोकन, एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। या और हम एक एग्जांपल लिख दें, फेडेड फ्लावर्स, जो मुरझाए हुए फूल थे, मुरझाए हुए फूल फेल ऑन द ग्राउंड, जमीन पर गिर गए। फेडेड फ्लावर्स, कैसे फूल? मुरझाए हुए। तो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्टिव वॉइस में परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब के रूप में, पैसिव वॉइस में तो थर्ड फॉर्म लगता ही लगता है। दूसरा एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है, रिटायर्ड ऑफिसर, ब्रोकन साइकिल पैसिव वॉइस, किसी के द्वारा तोड़ी गई। रिटायर तो रिटायर हो गया एक समय आने पर, एक्टिव वॉइस है। तो टायर्ड मैन, थका हुआ आदमी, हो सकता है किसी के द्वारा थकाया गया, पैसिव वॉइस। ए रिटायर्ड ऑफिसर, एक्टिव वॉइस। फेडेड फ्लावर्स, मुरझाए हुए फूल। तो ये एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहे हैं, इनको आप ध्यान से समझिएगा। आगे देखते हैं। अब हमने क्या पढ़ना है? अब हमको देखना है परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ लिया, पास्ट पार्टिसिपल। अब ध्यान से समझिएगा परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में मैंने बोला था हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर पैसिव वॉइस है तो हैविंग बीन। जैसे एग्जांपल लिख दिया जाए, हैविंग कंप्लीटेड हिज टास्क, having completed his task
दूसरा he went home, having completed वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब है एक कार्य पूरी तरह से हो जाने के बाद दूसरा कार्य किया जाता है। परफेक्ट हो गया तो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाने के बाद जब एक व्यक्ति दूसरा काम करता है तो जो कार्य पहले समाप्त होता है वो परफेक्ट पार्टिसिपल में लिखते हैं, फिर कॉमा के साथ जो कार्य बाद में होता है वो बाद में लिखा जाता है। ये सिंथेसिस में आपको मिलेगा, अभी हम आपको सिंथेसिस भी पढ़ाएंगे। तो हैविंग कंप्लीटेड हिज टास्क, अपना कार्य पूरा करने के बाद वो घर चला गया। दूसरा अगर बात की जाए पैसिव वॉइस, तो देखिएगा पैसिव वॉइस में कैसे लिख दिया जाए, द वर्क हैविंग बीन डन दे रिटर्न होम। द वर्क हैविंग बीन डन, कार्य हो जाने के बाद, अब कार्य तो किसी के द्वारा ही किया जाएगा तो पैसिव वॉइस, द वर्क हैविंग बीन डन, कार्य कर लिए जाने के बाद दे रिटर्न होम, वो घर लौट गए। ऊपर हैविंग कंप्लीट हिज टास्क ही वेंट होम, अपना कार्य खत्म करके घर चला गया। यहां पर है कार्य खत्म हो जाने के बाद वे घर चले गए। तो ये ऑब्जेक्ट क्या खत्म हुआ है, कार्य नहीं मालूम है किसने खत्म किया, पैसिव वॉइस, बस कार्य कर दिया गया। तो ये ऊपर एक्टिव वॉइस है और ये हैविंग के साथ बीन, ये हमारा क्या हो गया, पैसिव वॉइस है। ऊपर जो दिया गया है ये हमारा किस में लिखा हुआ है, एक्टिव वॉइस में लिखा है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग भी दो प्रकार से, एक्टिव वॉइस में हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में हैविंग बीन के साथ थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गया? ये हमने आपको सब एग्जांपल से समझा दिए, एक बार जल्दी से पूरा फिर से बता देते हैं। नॉन फाइनाइट्स का मतलब ऐसी वर्ब जो सेंटेंस में सब्जेक्ट का नंबर या पर्सन बदलने से या सेंटेंस का टेंस बदलने से अपने फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं करती है, नॉन फाइनाइट्स वर्ब कहलाती है। क्लासिफिकेशन, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट्स, infinitive, gerund and participle. Infinitive are divided in two parts, infinitive with the to and the second infinitive without to, that is also called bare infinitive. Sometimes we use infinitive with the to, sometimes we use infinitive without to, याद रखिएगा। और सेकंड हमारा gerund, gerund means ing form of the verb but it works as an object, it works as a subject, या it also works as a complement in a sentence. Sentence में subject, object या complement का कार्य करती है, but gerund never works as a main verb of the sentence. gerund sentence में कभी भी main verb के रूप में कार्य नहीं करती है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल भी मैंने बता दिए। एंड द थर्ड वन इज participle. Participle is divided into three kinds, into three types, into three parts. Present participle, past participle and perfect participle. Present participle means ing form of the verb. Present participle means ing form of the verb. It works as a main verb of the verb in continuous sentences. कंटिन्यूअस सेंटेंस जो होते हैं वहां पर मेन वर्ब ग्रुप में कार्य करती है। इट आल्सो वर्क्स एज एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव की तरह कार्य करती है। एंड इट इज प्लेस्ड जस्ट बिफोर द नाउन, उस नाउन के ठीक पहले लगाई जाती है जिसको ये क्वालिफाई करती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की एनजी फॉर्म होती है, याद रखिएगा। दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज यूज्ड इन द परफेक्ट सेंटेंसेस ऑफ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के परफेक्ट सेंटेंस यूज किया जाता है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। पैसिव वॉइस सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मेन वर्ब ग्रुप में कार्य करती है, एक्टिव वॉइस में, परफेक्ट के सेंटेंस में, पैसिव वॉइस में भी मेन ग्रुप में कार्य करती है। बट समटाइम्स past participle works as an adjective, या past participle is used as an adjective and it is placed before the noun to which it qualifies. जिसको ये past participle qualify करता है उस noun के पहले past participle का यूज कर दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास perfect participle, it is also used in two forms, active voice and passive voice. Active voice having plus verb की third form when we complete a work, जब हम एक कार्य पूरा कर लेते हैं एंड स्टार्ट द अदर वर्क, देन द फर्स्ट वर्क इज कंप्लीटेड, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस।
एंड द वेल सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, तो हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये होता है हमारा पैसिव वॉइस। तो दो प्रकार से ये क्लियर एग्जांपल से आपको समझा दिया, आप अच्छे से इसको समझिएगा, एक दो बार रिपीट करिएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है, हमारे लिए एनर्जी कार्य करता है, हम और इंकरेजमेंट होते हैं, तो वहां पर हमें और अच्छा लगता है और आपसे बेहतर तरीके से जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए ज्यादा शेयर करते रहिए, लाइक करते चलिएगा, और जो सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं आपको नए वीडियो में नए रूल्स के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।